डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मैम सप्लाई, पीडीएफ तो आया ही नहीं। पीडीएफ हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? एक तो पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट, एक पढ़ा था अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक पढ़ा था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। फिलहाल जब मैं एक्सेस डिमांड से रिलेटेड बात करूंगी तो मैं लूंगी फुल एम्प्लॉयमेंट, कि मेरा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने अटेन कर लिया है। उसके बाद भी क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो एक्सेस है सप्लाई से। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में शायद बताया भी था, अगर ऐसा होता है कि तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन हो चुका है तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ होता है और डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो क्या सप्लायर्स क्या करते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और ये प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होती है? भैया लोग चाहिएंगे ना प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं वो लोग, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर देते हैं। ये कब, ये कौन से केस में होता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। और जब अब सोचो, जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो तुमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट कर दिया, लोगों को जॉब दे दी और प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि सप्लाई बराबर आ गया डिमांड से, जितनी डिमांड थी उतना हमने और प्रोड्यूस कर दिया और फिर क्या किया, सप्लाई की बराबर आ गई, तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। ये कब होता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तब। अब बताओ कि फुल एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है लेकिन डिमांड फिर भी सप्लाई से ज्यादा आ रही है। हम लोग बनाते थे ना ग्राफ, कैसे बनाते थे कि 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई वाला हो जाता था, यहाँ से अपन क्या करते थे, एग्रीगेट डिमांड की करते थे। ये तो अपना, अच्छा एक बात बताओ, एडी क्या होता है, सी प्लस आई, एएस क्या होता है, सी प्लस एस, यही होता है। तो ये क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये तो फिक्स चलेगी। और यहाँ से अपना अपना कंजम्पशन लेवल, जीरो इनकम पे भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, इसलिए यहाँ से बिगिन होता है। और फिर क्या होता है, अपना जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या हो रहा है, भैया इनकम कम है और हमारी सप्लाई मतलब खर्चे ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट क्या है कि हम लोगों ने सेविंग्स में से पैसा निकाला है, डिस सेविंग की है, और फिर क्या किया, कंजम्पशन किया है। भैया अब इनकम तो इतनी है नहीं, खर्चे इतने ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अपने सेविंग्स में से पैसे निकालेंगे, यही कर रहे थे हम इतने दिनों से। फिर क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम अटेन हो जा रहा था, यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस आ गया। और जब उसके बाद क्या हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा इतना जा रहा है कि हम लोग फिर एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ा बहुत सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, पैसे हमारे पास बचने लग जाते हैं, तो हम लोग सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सेस डिमांड हो रही है, यानी कि ये जो तुम्हारा डिमांड वाला कर्व है ये शिफ्ट होके ना ऊपर चल जाता है। जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड का कर्व भी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, तब क्या करोगे भैया, आप तुम प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करोगे, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब तुम किसी को एम्प्लॉयमेंट जॉब तो दे ही नहीं सकते, जॉब देने के लिए कोई आदमी नहीं है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगी। ये वाला केस मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कोरोना का। जब शुरुआती टाइम में कोरोना का पता नहीं था कि इतना लंबा खिंचने वाला है, तो लॉकडाउन 1 में 1 मंथ की बात हुई थी, ज्यादा कुछ खास टाइम नहीं था लंबा। तो क्या हुआ था उस टाइम में ना, जितना भी स्टॉक था हम लोग भी मैनेज कर लेते थे, भैया जितना है उतने चला लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैनेज हो जाएगा, ठीक है, डिमांड उतनी नहीं थी, थोड़े टाइम पीरियड की बात है तो यार रह लेंगे जितना भी अवेलेबल है। लेकिन जब समय भागने लगा, मोर देन 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स निकल गए, 3 मंथ्स निकल गए लॉकडाउन के, इंसान खाएगा तो सही ना, बेसिक चीजें तो चाहिए, तो फिर क्या हो गई, डिमांड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन बेचारे सप्लायर्स है, उनके पास सामान ही नहीं है बेचने को। सप्लायर्स सामान कहाँ से लाते थे, दूसरी जगह से लेकर आते थे, और बाउंड्री सील हो गई। बाउंड्री अगर सील हो गई तो सप्लायर्स अरेंज कहाँ से करेंगे सामान को, तो क्या हुआ, अब इस केस में क्या हो रहा था, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब ये कंडीशन तुम मान लो कि तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन है, ठीक है, अभी तुम कुछ भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सको, ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे,
ये वो वाला रीजन है, ये वो वाला रीजन है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फिर लोग सप्लायर्स क्या करते हैं, भैया ये मानेंगे तो है नहीं लोग सामान खरीदे बिना, तो अपन क्या करते हैं ना, प्राइस को राइज कर देते हैं। जैसे ही मार्केट में प्राइस में हाइक आता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अपन ये गैप आ रहा है ना, जो AD1 है, पहले वाली AD है जो नॉर्मल चल रही थी, अब क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और तुम्हारे मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। जो ये एक्सेस डिमांड हो रहा है ना, इसका रीजन क्या है, ये जो गैप है ना, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। लोग मानते ही नहीं है, डिमांड किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, तो डिमांड तो ऊपर चली गई, सप्लाई की लाइन वही चल रही है, सप्लाई नहीं बढ़ी है, डिमांड बढ़ गई है। अब क्या करोगे, अब ये केस आ जाता है कि मार्केट में प्राइस हाइक आती है। ये क्यों होता है पता है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जब ऐसा होने लग जाता है ना, तो सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आने लग जाती है। भैया प्राइस तो राइज हो गई, मार्केट में कीमतें बढ़ते जा रही है, हमारी पॉकेट में जो कमाई है वो थोड़ी ना बढ़ रही है, हमारी थोड़ी ना इनकम इंक्रीज हो रही है। हम लोग डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं कि हम लोग को सामान चाहिए सामान चाहिए, पुरानी रेट पे मिलता तब तक तो पोसा जाता पॉकेट में, चल जाता हम लोगों को। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ गई, हमारी इनकम नहीं बढ़ी, तो अपने आप हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 करके अपने डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे, डिमांड को कम करने लग जाएंगे। तो वो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि डिमांड कम होके वापस से नॉर्मल डिमांड पे आ जाएगी। तो मैं ये बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ तुम लोग को? यस मैम। डिमांड होता गया है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन refers to the situation when aggregate demand is more than aggregate supply। ठीक है, corresponding to full employment, full employment level of output। अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया है, एम्प्लॉयमेंट फुल है, अब तुम प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते इकोनॉमी में। जब भी एक्सेस डिमांड की बात करेंगे तब हम लोग ये सिचुएशन को समझेंगे कि एक्सेस डिमांड कब होता है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक्सेस डिमांड बताओ, एक तो हो सकता है जब हमारे खर्चे बढ़ जाएं, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोग क्या बोलते थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा, क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही होता है ना, कि क्या क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि अगर मेरी 100 रुपीज की इनकम है, उसमें मैं 60 रुपीज खर्चे कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60 अपॉन 100, 0.60। ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसमें इंक्रीज आ जाए, हमारे खर्चे बढ़ जाए, तभी तो होगा एक्सेस डिमांड। जब हमारे पास पॉकेट में इतना पैसा होगा खर्च करने के लिए, हम लोग खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, डिमांड इंक्रीज होने लग जाएगी, तो क्या होगा, अपने आप एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा जब सप्लाई से ज्यादा डिमांड पहुंच जाएगी। तो एक तो ये रीजन हो गया। फिर बोल रहे कि रिडक्शन इन टैक्सेस। देख सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। टैक्सेस को रिड्यूस किया, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग के पास, हम लोगों ने कम पेमेंट किया टैक्सेस का, तो हमारे पास पॉकेट में मनी ज्यादा बच गया, लेफ्ट रह गया। ठीक है, जितना ज्यादा पॉकेट में पैसा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देंगे। हमारे पास तो पैसे होने चाहिए, बस खर्चे करने के लिए तो हम एनी टाइम तैयार ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देते हैं, और जैसे ही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सप्लाई से ज्यादा एक्सीड कर जाएगी, तो फिर आप से क्या, कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिर और क्या केसेस हो सकते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था, क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, अब पब्लिक वेलफेयर के टर्म्स में अगर अपन बात करें तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर दी, उनको चाहिए सर्व करने के पर्पज से। जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली टोटल डिमांड पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही इकोनॉमी की। डिमांड क्या होती है भाई,
जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई के लिए आया हुआ है, उससे उसको हम लोग डिमांड करते हैं, वही हम खरीदना चाहते हैं। लोग प्रोड्यूस ही वही करते हैं जो लोग खरीदना चाहेंगे, वही चीज बनाते हैं हम लोग। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, तो क्या हो रहा है, हमारी टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ रहा है। जब टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी में अफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिचुएशन आ जाएगी जब वो सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है क्या चीज का, एक्सेस डिमांड का। और बताओ और क्या चीजें हो सकती है, और क्या रीजन हो सकता है। हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन की तो मैंने बात कर ली, जब मेरे खर्चे बढ़ गए पॉकेट में। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाता है, तो अपने आप मेरी डिमांड बढ़ जाएगी ना। जितनी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं नॉर्मली उसमें भी इंक्रीज आ जाए, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो डिमांड अल्टीमेटली बढ़नी है। कंजम्पशन उतना ही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, इक्वेशन है, इक्वेशन तो फुलफिल होती है ना। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। फिर डिमांड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, हम लोग नॉर्मली इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम में, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इक्विलिब्रियम से अपन एक्सीड कर जाएंगे ना, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड अपने आप सप्लाई से बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम में थे, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई था। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट का खर्चा जैसे ही बढ़ा वैसे डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई, तो वापस से एक्सेस डिमांड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, फॉल इन इंपोर्ट्स। हम लोग को कोई सामान की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अदर कंट्री से इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब क्या हुआ, हम लोगों ने दूसरी कंट्री से मंगाना बंद कर दिया। अगर मंगाना बंद कर दिया, लेकिन चाहिए तो सही, कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम खुद प्रोड्यूस करके बेचने लग जाएंगे। यही करता है इंडिया जो है कंट्री, क्या करती है, सेल्फ कंजम्पशन करने लग जाती है, सेल्फ सस्टेन हो जाती है, या क्या बोलेंगे कि इसका ना जो भी उनको नीड होती है वो क्या करते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। यही होता है। तो अब क्या हुआ, अगर मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मैंने कंट्री के अंदर ही डिमांड मेरी बढ़ा दी, मेरी कंट्री में जो सामान अवेलेबल है उसमें मैंने डिमांड बढ़ा दी। अभी तक तो क्या होता था, जो प्रोडक्शन था मेरे पास, जो सामान अवेलेबल था वो नॉर्मल जैसे चलता था उसके हिसाब से ही मैंने प्रोड्यूस करके रखा हुआ था। अब पता चले हमेशा तो हम इंपोर्ट कर लेते थे, इस बार इंपोर्ट किया नहीं, इंपोर्ट किया नहीं तो क्या हुआ, अचानक से डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, मेरे पास सप्लाई तो उतनी थी नहीं और डिमांड हो गई ज्यादा। जब डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई उतनी नहीं थी, तो अपने आप ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई, है ना। तो एक ये रीजन हो सकता है। साइमल्टेनियसली अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हो गया हो, मैं इतना ही प्रोड्यूस करती हूँ, मेरी मतलब अपनी कंट्री इतना ही प्रोड्यूस करती है जितना डिमांड होता है, तो हम लोग कुछ तो इंडिया में सेल कर देते थे प्रोड्यूस करके, और कुछ हम लोग अब्रॉड सेल करते थे। अब हमेशा हम लोग को पता है कि क्या पैटर्न रहा है, कितना फॉरेन में डिमांड रहती है। ठीक है, इस साल क्या हो गया ना, अचानक एक्सपोर्ट बढ़ गए, फॉरेन कंट्रीज में डिमांड ज्यादा हुई। अब एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, मैंने तो बनाया ही नहीं था ना इतना, तो डिमांड एक्सीड कर जाएगी सप्लाई से, क्योंकि मैंने तो इतना प्रोड्यूस ही नहीं किया, प्रोड्यूस नहीं किया तो सप्लाई कहाँ से करूंगी, सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड ज्यादा हो गई तो वापस से एक्सेस डिमांड हो गई। ठीक है, ये सब तरीके हैं। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, एक्सेस डिमांड, रुको, डेफिसिट फाइनेंसिंग, excess demand may be caused due to increase in money supply caused by deficit financing। अब समटाइम क्या होता है, हमारे पास है ना पैसा तो इतना है नहीं, जो कंट्री में अपन बात करते हैं कि भैया बजट बनता है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, उनका बजट क्या होता है कि जितना हम लोग, उन लोग के हिसाब से उन लोग इतनी इनकम कर लेंगे, उनके इतने खर्चे प्लान हो जाएंगे, और उसके बाद क्या कुछ सरप्लस बचेगा तो बच जाएगा। अब कंडीशन ऐसी आ गई, हमने खर्चे कर लिए ज्यादा, इनकम हुई कम, तो हमारे पास डेफिसिट रह गया। अब डेफिसिट का मतलब क्या है, खर्चे मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मेरी डिमांड थी, मैंने खर्चे ज्यादा किए, मेरा डिमांड मेरी ज्यादा हो गई, डिमांड मैंने इंक्रीज कर दी, अब सप्लाई था कम, तो डेफिसिट रह गया ना। तो इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, कंजम्पशन का खर्चा बढ़ जाता है, कंजम्पशन का खर्चा बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेस डिमांड हो जाती है। समझ में आया। तो ये सब रीजंस हो गए एक्सेस डिमांड के, कि अगर एक्सेस डिमांड हो रही है
तो इसका रीजन इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या क्या वजह से एक्सेस डिमांड होती थी। अब इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है ये देखेंगे। इम्पैक्ट मतलब उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले असर पड़ेगा आउटपुट पे, इफेक्ट ऑन आउटपुट। क्या असर पड़ेगा देखो, excess demand does not affect the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity in the economy। अब देखो क्या हो गया, excess demand हो गई, हम लोग तो full employment पे हैं। जब full employment पे है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे ना। जब प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो सकता है तो एक्सेस डिमांड को क्योर करने का क्या तरीके होंगे, प्राइस हाइक। तो यहाँ पे एक पहला बात तो ये बोल रहा है कि आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, वो हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, उल्टे प्राइस हाइक हो जाएगी। फिर बोल रहा है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अभी तो बोला फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी तो कुछ चेंज नहीं आएगा ना, हम लोग किसी को जॉब दे ही नहीं सकते, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक्स्ट्रा जॉब कैसे देंगे किसी एक इंसान को, बताओ। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट as the economy is already operating at full employment equilibrium and there is no involuntary unemployment। ऐसा कोई भी इंसान बैठा नहीं है खाली कि जिसको मैं जॉब दे दूं और उससे प्रोडक्शन करवा लूं, प्रोडक्शन जिससे मैं इंक्रीज कर पाऊं, सप्लाई मेरी इंक्रीज हो जाए और एक्सेस डिमांड को फुलफिल कर पाऊं, नहीं। तो ये क्या हुआ, एक तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, और एम्प्लॉयमेंट में भी एक भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जो मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में बता दिया। क्या आएगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन, ठीक है। एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब तुम आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, जब तुम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस ही बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस में हाइक आ जाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उसको क्या बोलते हैं सिचुएशन को, इन्फ्लेशन। क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन, क्योंकि तुम्हारी डिमांड ज्यादा है मार्केट में सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, जॉब एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते, आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस हाइक हो जाएगी, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। काम खत्म। डेफिशिएंट डिमांड, हम लोगों ने एक्सेस डिमांड पढ़ लिया, अब हम लोग डेफिशिएंट डिमांड पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब डिमांड सप्लाई से कम है, मैंने बहुत सारा बना के रख लिया, लोग खरीदने वाले ही नहीं है, खरीदने के लिए तैयार ही नहीं बैठे, तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, रेफर्स टू द सिचुएशन when aggregate demand is less than aggregate supply, ठीक है। corresponding, सुनो ये कब हो रहा है, corresponding to full employment level of output in economy। अब क्या करोगे, अभी तक तो ये था भैया लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास बेचने को सामान नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, लेकिन जब फुल्ली एम्प्लॉयमेंट हो रखा है तो प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो हम लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या करोगे, अभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास जॉब है, लेकिन लोग खरीदना ही नहीं चाहते। तुम लोगों ने क्या किया, इतना जॉब है सबके पास, तुम वर्कर हायर कर रखे, तो तुमने प्रोडक्शन को क्या किया होगा, बढ़ा के रखी भी होगी, प्रोड्यूस कर करके सामान बना के, आउटपुट बना बना के रख लिए। अब क्या हुआ, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तुम बेचने के लिए तो बैठे हो दुकान में, लेकिन एक भी कस्टमर ही नहीं आ रहा खरीदने के लिए, या कम कस्टमर आ रहे हैं। तुमने तो सोचा कुछ और था, प्लानिंग थी हमारी इस साल इतने 10,000 यूनिट बेच देंगे, अभी तो 2,000 ही 3,000 ही नहीं बिके ठीक से, क्या करोगे, तुम्हारी प्लानिंग ही फेल हो गई ना। ये होती है डेफिशिएंट डिमांड। इंसान अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करता है बताओ, ऐसी सिचुएशन में मुझे सेल इंक्रीज करनी है, मैं क्या क्या हथकंडे अपनाऊंगी सेल बढ़ाने के, बताओ। या तो मैं पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगी मेरे सामान की, और लोगों को जानकारी पहुंचाऊंगी, ठीक है। और क्या कर सकते, सैंपल्स बांट दूंगी, फ्री सैंपल, डिस्काउंट्स दे दूंगी। तो डिस्काउंट देना मतलब क्या हुआ, कीमतें प्राइसेस रिड्यूस करना। अल्टीमेटली क्या है,
जब फुल्ली एम्प्लॉयड हैं सब कोई, तुम्हें प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन तुम करके बैठे हो, ज्यादा सामान बना के बैठे हो, उसको बेचना भारी पड़ रहा है, अल्टीमेटली क्या करोगे यार? तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्या करोगे? कीमतें घटा दोगे, 100 रुपए के सामान को 70 में बेचना, 60 में बेचना स्टार्ट करोगे, अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर दोगे। सामान तो बेचना पड़ेगा ना, पड़ा पड़ा सड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? अगले साल तक खींचना पड़ेगा, फैशन ही आउट हो जाता है आधे टाइम तो। और अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है सामान की तो वैसे ही बेकार हो जाएगा, वैल्यू डेप्रिशिएट अलग होती रहती है अगर कोई ऐसे सामान में तुम डील कर रहे हो तो क्या हो रहा है? अपने को प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ रही है। समझ में आया? अब देखो उसका डायग्राम, यही एग्रीगेट सप्लाई है 45 डिग्री पे, और ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। अब क्या हुआ? अब डिमांड कम है सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ये डिमांड अपनी रिड्यूस होके यहाँ आ गई। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन खराब हो रही है, इस रीजन क्या है इसका? अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे इसको पहले तो। जैसे वो इन्फ्लेशनरी गैप था, ये डिफ्लेशनरी गैप है। तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे ही कीमतें घटाओगे, जनरल प्राइस लेवल को गिराओगे, क्या होगा? वापस से ये डिमांड ठीक होके ऊपर पहुंच जाएगी, लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे, सस्ता मिलेगा तो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा? वापस से ये पहुंच के ऊपर चली जाएगी, नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, वापस से हम लोग नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। समझ में आया? अपन ने रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड पढ़े थे, अब हम लोग रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड पढ़ रहे हैं। डेफिशिएंट डिमांड अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। क्या रीजंस होंगे? हम लोग दोनों के पैरेलली पढ़े तो ये हो गया एक्सेस डिमांड वाले रीजंस, और ये है डेफिशिएंट डिमांड वाले रीजंस। एक्सेस डिमांड का हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, यहाँ मेरे खर्चे ही कम हो गए तो डिमांड भी अपने आप ही कम हो गई ना। ये है डेफिशिएंट डिमांड का कंडीशन। उसका उल्टा कर दो, जो यहाँ पढ़ा था उसका उल्टा वहां हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था रिडक्शन इन टैक्सेस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, हमारे पॉकेट में पैसा ज्यादा बच गया, हमने खर्चे स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, हमारे पॉकेट में पैसे कम बचने लग गए, हमने खर्चे करने कम कर दिए। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेस डिमांड में था, तो यहाँ पे क्या है? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चे कम कर रही है, खर्चे कम कर रही, डिमांड नहीं कर रही, डिमांड नहीं कर रही तो डेफिशिएंट डिमांड होते जा रही है, जरूरत से भी कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे, हमें पता है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C+I। अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका उल्टा। जब इन्वेस्टमेंट के खर्चे घट जाएंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? फॉल इन इंपोर्ट। इंपोर्ट कम करोगे, कंट्री के अंदर खरीदना स्टार्ट कर दोगे, कंट्री में डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप ही। जब तुम कंट्री से डिमांड करने लग जाओगे, बाहर वालों से कम खरीदोगे, तो हमारी डिमांड, हमारी जो प्रोडक्शन है उतनी तो हमने की नहीं है, सप्लाई उतनी है ही नहीं, उससे ज्यादा डिमांड हो जाएगी। मैंने ऐसा कभी प्लान ही नहीं किया था, मैं तो हमेशा सोचती थी कंट्री क्या सोचती थी बाहर से मंगाएगी, लेकिन इस साल बाहर से मंगाया ही नहीं, तो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन कम होना, तो उससे क्या हुआ? डिमांड ज्यादा हुई। यहाँ पे क्या होगा? हम राइज इन इंपोर्ट कर देंगे, जो हम लोग कंट्री में खरीद रहे थे अब से नहीं खरीद के बाहर से मंगाने लग जाएंगे, तो हमारे पास जो बनाया हुआ था वो सामान पड़ा रह जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ था राइज इन एक्सपोर्ट, अब यहाँ क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। हम लोग बाहर से मंगाते थे, हम लोग को सामान की जरूरत पड़ती थी फट से ना, नहीं नहीं, हम लोग बाहर बेचते थे, इंपोर्ट की तो बात हो ही गई, हम लोग बाहर बेचते थे, इस बार ना बेचे ही नहीं। जब बेचे ही नहीं तो क्योंकि डिमांड ही नहीं आई ना, डिमांड आई नहीं, सप्लाई फिर ज्यादा पड़ी रह गई। जब बिक्री नहीं हुई तुम्हारे पास सामान बचा हुआ रह गया, तो क्या हुआ? डिमांड कम थी इसलिए बिक्री नहीं हुई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, ठीक है। और क्या है? बस इसके अंदर डेफिशिएंट डिमांड में यही रीजंस होते हैं। इसके अंदर बस हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ा था डेफिसिट फाइनेंसिंग का, वहां पे ऐसा कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। अब दोनों को तुम्हें कंपेयर करके मैंने बहुत अच्छे से याद भी करा।
अब अपन पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट। तो वापस से मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें दोनों से कंपेयर करके बताती हूँ। जब एक्सेस डिमांड पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था और डेफिसिट डिमांड पे क्या हो रहा है, अपन ने पढ़ा था ना उधर भी। एक्सेस डिमांड के केस में इम्पैक्ट क्या पढ़ रहे थे, एक तो इफेक्ट ऑन आउटपुट पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑन आउटपुट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा था, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट देख रहे थे, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट चेक करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल देख रहे थे। यहाँ पे भी इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, नो चेंज इन आउटपुट हो रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल, दोनों ही केस में फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम लोग। ये सेकंड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, कोई आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने प्लानिंग कर रखी थी इस साल की, हम लोग को इतना सारा ना प्रोड्यूस करके, हम लोग प्रोड्यूस करके रखे हुए थे, हम लोग को इतना सारा सप्लाई करना है। लेकिन इस साल क्या हो गया, डिमांड ही कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो मेरे पास एक्सेस आउटपुट बचा हुआ रह गया। अब मेरे पास जो एक्सेस आउटपुट बचा हुआ रह गया इस साल के एंड में, तो मैं क्या करूंगी, अगले साल बेचूंगी ना। अब बचा हुआ रह गया, फेंकेंगे थोड़ी उस सामान को, उसको अगले साल बेचेंगे। तो क्या होगा, अगले साल की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, डेफिसिट डिमांड के चक्कर में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इनवॉलंटरी मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हमें प्रोडक्शन रिड्यूस करना होता है तो हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वर्कर की अब इतनी जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको निकालना स्टार्ट कर देंगे। बेचारे अच्छे खासे एम्प्लॉयड थे, फुल एम्प्लॉयमेंट था हमारा, सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट की थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब हमें अगले साल भी प्रोडक्शन कम करना है, इस साल ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों को निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर आएगा, डेफिसिट डिमांड होने का, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई तुम्हें ये बात कि क्या हुआ। भैया अब तुम लोग को मैं हायर करके बैठी हूँ, जबरदस्ती दुकान तो खुल नहीं रही है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन में दुकानें तो खुल नहीं रही है, और सारे के सारे स्टाफ को पैसा देना पड़ रहा है, क्या करूंगी, मैं भी तो बोल दूंगी ना टाटा बाय बाय। अब 1 साल 2 साल तो दिख नहीं रहा कि कुछ काम होगा, और मैं जबरदस्ती सैलरी पे तुम लोग को रख नहीं सकती। तो अब ऐसा करो, तुम लोग कहीं और नौकरियां ढूंढ लो, और मैं तो नहीं कर पाऊंगी अब कंटिन्यू। तो वो क्या हो गया, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसा सब लोग सोचने लग जाएंगे इकोनॉमी में, भैया पॉकेट में खुद की कमाई नहीं हो रही, तुम्हें क्या देंगे, ठीक है, ठीक है। और जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, अभी मैंने तुमको बताया था, यहाँ तो प्राइस हाइक हो रहा था, ठीक है, कीमतें बढ़ रही थी। यहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, प्राइसेस गिरने लग जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड क्या करेगा, जनरल प्राइस लेवल को फॉल कर देगा ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। अब बेचना तो पड़ेगा ना यार, जबरदस्ती बेचें, चाहे सस्ता करके बेचेंगे, बेच देंगे, क्या कर सकते, उपाय नहीं है हम लोग के पास।